नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 के लिए ध्यान रखिएगा, 21 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 129 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 130वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न होता है आपका स्टैटिक जीएस का होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो जो आज का प्रश्न है वो जीएस पेपर 4 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 259 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। दोस्तों, आप लोग बेहतर तरीके से आज से ही आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग 2021 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो देखिए इस समय है आपके पास में, और जितना बेहतर से बेहतर हो, एटलीस्ट आप दो क्वेश्चन तो लिखते ही रहिए। भले ही आप जो भी आपकी इच्छा कर रही हो वो करिए, लेकिन दो क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग के करते रहिए, क्योंकि इसमें जैसे जीएस के चारों पेपर के क्वेश्चन भी सम्मिलित हो जाते हैं, प्लस करंट अफेयर का सम्मिलित हो जाता है। तो आपका ओवरऑल में जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप डेली डेली दो क्वेश्चन ही लिखते हैं तो भी आपका अभी 2021 का मेंस बहुत बाद में होगा जाके। ठीक है, तो तब तक आपकी अच्छी खासी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। ठीक है, जो आज का प्रश्न है दोस्तों वो जीएस पेपर 4 का प्रश्न है। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से एटलीस्ट दो लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करा दीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 के पेड ग्रुप में मिल जाएगी। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को करते रहिए। और थोड़ा सा कड़वी चीज़ें होती हैं, देखने में भी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति सेलेक्ट हो गया हो आप उससे बात करें, वो आपको खुद बताएंगे कि यही एक जरिया है जिसके माध्यम से आप मुख्य परीक्षा को पार करेंगे। ठीक है, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला। और लिखने के लिए आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, एक ही बात नहीं होनी चाहिए, अलग अलग डायमेंशन होनी चाहिए बातों की, पॉइंट्स की। इसीलिए पॉइंट्स के माध्यम से, फ्लोचार्ट के माध्यम से चीज़ों को आप लोगों को बताता हूँ। और जो अगर ये भी नहीं कर पाए तो आप जो फ्लोचार्ट है इसी के माध्यम से आप प्रश्न को लिखाइए, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को लिखिए। प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां, कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के उसी के पक्ष में आप क्या करना है कि जैसे जो आपकी डायग्राम है, फ्लो चार्ट है और डेटा है, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। जो आपका अच्छे शब्द हैं, अच्छे कीवर्ड हैं, उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। प्रश्न को देखते हैं। सत्यनिष्ठा को समझाते हुए इसके महत्व पर चर्चा करें। तो देखिए, सत्यनिष्ठा आखिर है क्या? सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी आखिर होती क्या है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको सत्यनिष्ठा बताना है, फिर उसके बाद में सत्यनिष्ठा का महत्व बताना है। 200 शब्द सीमा में, जितनी शब्द सीमा में आपसे प्रश्न कहा जाए उतने शब्द सीमा में आपको लिखना है। अब देखिए, सत्यनिष्ठा होती क्या है। सत्यनिष्ठा का मतलब ये होता है कि जो नैतिक सिद्धांत हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता का मतलब जुड़े रहना। अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए और व्यवहारिक रूप में, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप ऐसे रट नहीं पाएंगे। समझिए चीज़ों को कि जैसे मान लीजिए, नैतिक सिद्धांत क्या है। नैतिक सिद्धांत का मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है। अब समय पड़ा तो इसने झूठ भी बोल दिया। समय पड़ा किसी की दबाव में आके तुम यार ऐसा करो, हम तुम्हें 1,000 रुपये देते हैं, तुम ये काम कर लो। तो ऐसे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते। जो एक नैतिक सिद्धांत था कि भाई झूठ नहीं बोलना है, घूसखोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, जो नैतिक सिद्धांत, जो कानूनी सिद्धांत जो हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता रखना। ठीक है, वो चीज़ें आपके अंदर समाई होनी चाहिए, उन्हीं के अनुसार आपके कार्य होने चाहिए। अब
जैसे मान लीजिए अब लोक सेवकों के संदर्भ में देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई डीएम या एसडीएम है, एसडीएम मान लीजिए, ठीक है। अब एसडीएम है, अब ये भाई साहब ऐसे हैं कि इन्होंने एथिक्स का, जीएस का पेपर 4 पढ़ा है, लेकिन उसको, उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सत्यनिष्ठा पढ़ी जरूर है लेकिन उसको अमल में नहीं ला रहे हैं। अब ये करते क्या हैं, कहते हैं मैं बहुत बड़ा सत्यनिष्ठ हूँ, लेकिन जब कार्य इनके देखे जाते हैं तो ये भाई साहब 10,000 रुपये की घूसखोरी भी करते हैं, 10,000 या 10 लाख, जितना भी आप समझ लीजिए अपने लेवल पे, ठीक है। एग्जाम्पल है, कोई भी है व्यक्ति, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह व्यक्ति ऊपर वाले अधिकारी के दबाव में भी आ जा रहे हैं कि यार तुम ऐसा करो नहीं तो समझ लेना फिर तुम्हारी नौकरी गई, ठीक है। तो ये दबाव में भी काम करते हैं, ठीक है। और निजी हित इनके खूब बहुत बड़े बड़े हैं कि ऑफिस का कार्य तो चलो होता ही रहेगा, 12 बजे 2 बजे 4 बजे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गए नहीं गए कोई दिक्कत नहीं, आज तो मेरा साले का बर्थडे है उसमें जाना है, या साले के मकान का इनॉग्रेशन हो रहा है वहाँ जाना है। तो इनके जो निजी हित हैं वो ऊपर हैं, उनको सबसे पहले करते हैं। तो क्या ऐसा व्यक्ति सत्यनिष्ठ कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जीएस के पेपर 4 में लोक सेवकों को, जो जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं या आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको जीएस पेपर 4 में ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं कि आखिर सत्यनिष्ठा है क्या। दबाव रहित, किसी के दबाव में न आते हुए कार्यों को करना, जो नैतिक सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार कार्यों को करना, और ये चीज़ें जब होंगी तभी आप एक अच्छे लोक सेवक कहलाएंगे। और नहीं तो लूज घसोट और भाई भतीजावाद, घूसखोरी और सारी चीज़ें होंगी, जितने गलत कार्य आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जीएस पेपर 4 पढ़ाने के लिए इसका प्रावधान रखा गया है कि भाई जो सभी लोग सिविल सर्वेंट बनेंगे उनको जीएस पेपर 4 पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ सत्यनिष्ठा होती है कि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके कार्यों में होनी चाहिए। इसी के अंदर आपका ईमानदारी भी आ जाएगा। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप अपने आप को ईमानदार भी कहेंगे, कर्तव्य पालन करने वाला भी कहेंगे। भाई कर्तव्य, जो सत्यनिष्ठा है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो व्यक्ति अच्छे से चीज़ों को करेगा, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार करेगा, जो उसको अधिकार क्षेत्र मिला है उसी के अनुसार कार्य करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो कर्तव्यों के अनुसार अपने कर्तव्यों का अच्छी तरीके से पालन भी करेगा, वो अपने उत्तरदायित्वों के अनुसार कार्यों को करेगा, वो निष्पक्ष होगा, पक्षपात नहीं करेगा किसी के बीच में, वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? तो देखिए वस्तुनिष्ठता ये होती है कि जैसे मान लीजिए आपको एक रूल दिया गया है कि सोना जो है 24 कैरेट का होगा, सोना 24 कैरेट का होगा, ठीक है। तो आपके सामने एक डेटा आया है, सोना 24 कैरेट का है। अब इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे या अपने पूरा ग्रहों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो चीज़ है उसी को देखेंगे। अब इसको और भी समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, आपके सामने 2 व्यक्ति नौकरी लेने आए हैं, एक आपका रिलेटिव है, एक जिसको आप नहीं जानते। अब दोनों की योग्यता आपने देखी, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते और जो आपका रिलेटिव है, उसका प्रदर्शन आपको लग रहा है कि हाँ सही बिल्कुल नहीं जा रहा है, और जबकि बाहरी व्यक्ति का प्रदर्शन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप यहां पर पक्षपात करने लगे, तो आप क्या है, आपके अंदर वस्तुनिष्ठता नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, आप चीजों को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो चीज है उसी के अनुसार चीजों को देखना, ठीक है। तो ये गैर तरफदारी की, मतलब किसी की तरफदारी नहीं करना, तो ये सारी की सारी चीजें एक जो व्यक्ति की चारित्रिक सुदृढ़ता है वो होती है सत्यनिष्ठा के अंदर, ठीक है। तो वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ कहलाएगा। तो इन तरीकों से आप पहले सत्यनिष्ठा को समझाइए, फिर उसके बाद अब आप सत्यनिष्ठा का ही महत्व आप अपने आप खुद ही बताएंगे कि सत्यनिष्ठा का महत्व क्या रह गया, कि भाई इसके कारण कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, भाई इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है। तो अब लोक सेवकों के संदर्भ में देख लीजिए कि जैसे वो अपने कर्तव्यों का, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई एक लोक सेवक जो है कर्तव्य मतलब सत्यनिष्ठ होगा, तो वो अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का सही से पालन भी करेगा,
इससे और क्या अच्छी चीज़ें होंगी कि जो प्रशासनिक कार्यों में जो दक्षता है, गुणवत्ता है, वो बढ़ेगी, उनमें वृद्धि होगी। लोक सेवाओं का जो लोक सेवा हैं, ठीक है, जितने भी लोक सेवाएं हैं, लोगों को जो सेवाएं दी मिलती हैं, तो उनका सही से क्रियान्वयन होगा। और नहीं तो उसी में घूसखोरी, पक्षपात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें होंगी। और अगर सत्यनिष्ठा से सही तरीके से अगर एक अधिकारी कार्य करने लगे, तो लाभ जो है वो सही लाभार्थी को मिलेगा जाकर। ये इसका महत्व, सत्यनिष्ठा का महत्व है। अगर उस व्यक्ति के अंदर, अब आप सोच कर देखिए, ये अधिकारी है, ये सत्यनिष्ठ अगर ना हो तो ये सारी की सारी चीजें कुछ नहीं हो पाएगा। समझिएगा कि लाभ सही लाभार्थी को मिलेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, घूसखोरी नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा, कार्यों का सही रूप से निष्पादन होगा। वह क्या है, जो उसको दायित्व या कार्य सौंपे गए हैं उनको अच्छे से कार्य करेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। जो कार्य हैं वो कभी भी, जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है कि जो चीज़ सही है हम उसी के अनुसार करेंगे, आप कितना भी दबाव डाल लें, कुछ भी करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने अनुसार चीज़ों को कार्य करूंगा, जो नैतिक सिद्धांत है उनके अनुसार। योजनाओं का लाभ जो है आम जनता तक पहुंचेगा। लोक प्रशासक अब होता भी है कि जब अगर एक जिले का डीएम अगर अच्छा होने लगता है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा होता है, तो जनता और लोक सेवक के बीच में एक लगाव बढ़ने लगता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये व्यवहारिक चीजें हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बड़ी वाहवाही की जाती है कि हाँ, जो हमारे डीएम है या एसडीएम है बहुत अच्छे हैं। तो दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्डिंग भी होने लगती है, एक संबंध, अच्छे संबंधों का भी विकास होता है, और एक सामाजिक सौहार्द में भी वृद्धि होती है। तो ये सारी के सारी जो देन है वो किसकी है, सत्यनिष्ठा के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताइए। ठीक है, इसको 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। कितने शब्दों में, 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना था। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को पेड ग्रुप जो चल रहा है यूपीपीसीएस मेंस 2020 और 21 का, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। और जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 260 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 125 शब्दों में करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 260 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से बेहतर तरीके से उत्तर को लिखिए। आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बेहतर होना चाहिए और कुछ डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी अपने उत्तर में प्रयोग करिए। जहाँ पर भी जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपके प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण को अच्छा कर देती हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 260 है। 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्या है, देखिए, शहरी बाढ़ आपदा जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों को समझाइए। तो देखिए, शहरी बाढ़ आपदा की, शहरों में जो बाढ़ आती है, बाढ़ आपदा आती है, तो उससे जोखिम प्रबंधन यानी पहले से कौन कौन से रणनीतियां बनाई जानी चाहिए। तो काफ़ी समसामयिक प्रश्न भी है, शहरों में बाढ़ भी बहुत अधिक मात्रा में आ रही है, तो इस वजह से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इसकी प्रमुख रणनीतियों को अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो शहरी बाढ़ आपदा जोखिम प्रबंधन की रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए, रिसर्च होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, जोखिम पहचान करना कि जैसे मान लीजिए ये जिला है, तो जिले में ये चीज़ों को पहचानना कि अगर इस जिले में बाढ़ आती है तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लोगों का जो जमाव है बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आती है तो किस तरीके से, कहाँ पर घनी आबादी है, कहाँ पर विरल आबादी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से जोखिम की पहचान करना कि यहाँ पर अगर बाढ़ आती है तो लोगों की कितनी हानि होगी और संपत्ति की क्या हानि होगी। ठीक है, और यही चीज़ बाढ़ आपदा के बाद भी है। यही चीज़ बाढ़ आपदा के बाद, कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आई और आने के बाद भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जोखिम का आकलन जो है संपत्ति और लोगों के संदर्भों में किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है रिसर्च में, कि रिसर्च की जाती है कि रिस्क पूलिंग की जाती है, कि आखिर कहाँ पर कितने परसेंट रिस्क है, कहाँ पर बहुत ही कम रिस्क है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग पूल बनाए जाते हैं कि भाई इस क्षेत्र को एक पूल में डाल दिया, ठीक है, पूलिंग कर दिया, और इसको अलग अलग पूलिंग करके एक एरिया जो है, शहर जो है, उसको बांट लिया जाता है। ठीक है, और जोखिम का हस्तांतरण, कि आखिर हम इस जो हमारा जोखिम है उसको किस तरीके से कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च का काम होता है। सबसे पहले काम क्या होता है, रिसर्च का काम। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे जो भू उपयोग है और स्थलाकृति है, जल निकासी क्षेत्र है, तो ये तीनों चीज़ें, जैसे शहर की भूपयोग लोगों के द्वारा कितना किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर लोग रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। स्थलाकृति, जो स्थल की आकृति है वो कैसी है, आखिर अगर हम बाढ़ प्रबंधन की जो तैयारियां हैं करें तो कहाँ पर हमें सूटेबल होगा, कहाँ पर हम कौन सी चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे। और जल निकासी व्यवस्था, कि शहर की जो जल निकासी व्यवस्था है वो कैसी है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कैसा है। इन चीज़ों की हम लोग पहचान करते हैं। संभावित क्षेत्रों की पहचान करते हैं, कि जो बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं उनकी भी हम पहचान करते हैं शहरों के अंदर। ठीक है, देखिए इसको एक वार्ड या सामुदायिक स्तर पर सूचनाओं का मानचित्रण करना, यह दूसरा का अगला कार्य होता है। ठीक है, वार्ड लेवल पे और सामुदायिक स्तर पर सूचनाओं का, कि कहाँ कहाँ पर बाढ़ आई है, कहाँ पर पहले से आती रही है, कहाँ पर नहीं आई है, इन सारी चीज़ों का मानचित्रण करना। ठीक है, मैपिंग करना। और क्या है कि जैसे जो एकीकृत सामुदायिक स्तर पर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आर्थिक स्तर पर आकलन करना, क्योंकि सारी चीज़ों को आप आकलन किस तरीके से, मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना पैसा हमारा उनमें कंज्यूम होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए एक शहर है। अब शहर में के अंदर पहले तूफान आया, तूफान के कारण जल निकासी से संबंधित कौन कौन सी दिक्कतें हुई थी, कौन कौन सी दिक्कतें नहीं हुई थी, या इससे पहले कौन सी आपदा आई थी इस शहर में, कि उसके माध्यम से हम चीज़ों को जान सकें, कि भाई उसमें जो भी मानचित्रण या जो भी चीज़ें की गई होंगी उसको हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तूफान बाढ़ आपदा से जो भी चीज़ें डैमेज हुई थी, कैसी जल निकासी थी, किस तरीके से कौन कौन से मानदंड थे, और किन किन मानदंडों पर खरा उतरा, किन किन मानदंडों पर खरा नहीं उतरा। तो इन चीज़ों को जो अच्छे थे उन चीज़ों को आगे आगे ले जाना बाढ़ आपदा प्रबंधन रणनीतियों में। ठीक है, शहरी विस्तार को शहरी बाढ़ प्रबंधन के तहत शामिल किया जाना चाहिए, कि शहरी विस्तार अगर हो रहा है तो सबसे पहले उसको बाढ़ प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत लाना चाहिए, कि यहाँ पर बाढ़ अगर आ जाती है तो हम इसका बचाव किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इसमें चीज़ आती है। और क्या है कि जैसे शहर में जो पाठ्यक्रम चल रहा है, जो पढ़ाई है, शिक्षा है, तो शहरी बाढ़ से संबंधित शिक्षा भी लोगों को दी जानी चाहिए पाठ्यक्रम के माध्यम से, कि किस तरीके से बचाव किया जा सके। और नागरिक समाज की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लोगों की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बीमा संबंधी रणनीति की, जैसे जो इनकेस मान लीजिए शहर में 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, अब उस संपत्ति की बीमा हुआ है या नहीं होता, इनकेस बाढ़ आ जाती है तो वो नष्ट हो जाएगी, मशीनें खराब हो जाएंगी, या अन्य अनाज या जो भी कुछ मान लीजिए जो भी संपत्ति है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है, क्या उन चीज़ों का बीमा हुआ है या नहीं हुआ है, तो इनका बीमा भी करवाना, ये भी एक रणनीति के तहत आता है। और अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है जागरूकता। देखिए जागरूकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बाढ़ आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीति में। यह आपका जागरूकता बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में पंपलेट, वॉल पेंटिंग और अन्य माध्यमों से के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। और जनप्रतिनिधि जो लोग जनसेवक जो होते हैं, जो नेता होते हैं, उनकी भूमिका और मीडिया की भूमिका बहुत ही ज़्यादा, एक संतुलित मीडिया कवरिंग, किस तरीके से कुछ क्या चीज़ दिखानी है, नहीं दिखानी है, और क्या नेता को जवाब देना है, क्या नहीं देना है, इन सारी चीज़ों पर बात कही जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें शहरी जो बाढ़ आपदा जोखिम प्रबंधन की जो रणनीतियाँ हैं वो हैं, इस तरीके से हम चीज़ों को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसका उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से बेहतर रूप में 125 शब्दों में आप लोग बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए। और दोस्तों जो लोग आज की डेट में जैसे वीडियो जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग आज नहीं लिख रहे हैं, कल की डेट में भी ये आप सोचेंगे कि कल लिख लेंगे, परसों सोचेंगे कल लिख लेंगे, फिर यही जो ढर्रा है ये चलता रहेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से ही लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जो लोग भी अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।